नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सबका स्वागत है। फिर से एक बार एक नए वीडियो के साथ मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है प्रमुख स्टडी YouTube चैनल। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो विद्यार्थी 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं और जो विषय है वो हिंदी है, आज हम पाठ 2 कच्छ की सैर के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि इस पाठ के कुछ शब्दार्थ देखेंगे, अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा करेंगे और साथ साथ स्वाध्याय के प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, चलते हैं शब्दार्थ की ओर। विद्यार्थी मित्रों, शब्दार्थ कुछ इस प्रकार है। दर्शनीय, देखने लायक। सौंदर्य मतलब सुंदरता। अनूठा मतलब अनोखा। रमणीय यानी कि सुंदर। पौराणिक यानी कि पुराणों के समय का। वैविध्य मतलब विविधता। रेगिस्तान मतलब रेतीला प्रदेश। प्रवेश द्वार, अंदर जाने का मुख्य दरवाजा। अवशेष यानी कि हिस्से, टुकड़े। आधुनिकता यानी कि नवीनता। औद्योगिक, उद्योगों से संबंधित। स्थायी यानी कि कायमी। बंदरगाह, समुद्री जहाजों के ठहरने का स्थान। जिनालय यानी कि जैन मंदिर। अंतरराष्ट्रीय यानी कि सब राष्ट्रों से संबंधित। चरणरज यानी कि पांव की धूल। गुरुद्वारा, सिखों का प्रार्थना स्थल। समृद्ध यानी कि धन दौलत से भरपूर। जीर्णावस्था यानी कि टूटी फूटी हालत। झांकी यानी कि दर्शन या दृश्य। पद यात्रा मतलब चलकर की जाने वाली यात्रा। नजारा मतलब दृश्य। मनोहारी यानी कि सुंदर। भूचाल, इस शब्द का अर्थ बनता है भूकंप। खंडित करना यानी कि तोड़ देना। पुनः यानी कि फिर से। रणोत्सव, रणोत्सव शब्द का अर्थ है रण में मनाया जाने वाला उत्सव। मजार यानी कि दरगाह। तो इस तरह से कुछ शब्दार्थ हमने देखे। विद्यार्थी मित्रों, अब हम चलते हैं अभ्यास की प्रश्नों की चर्चा की ओर। अभ्यास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित मुद्दों के संदर्भ में 4-5 वाक्य में लिखे। तो पहला पॉइंट ये है, मरुभूमि या रेगिस्तान किसे कहते हैं? जिस प्रदेश में दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है उसे मरुभूमि या रेगिस्तान कहते हैं। मरुभूमि में वर्षा बहुत कम होती है या बिल्कुल नहीं होती है। यहाँ पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है। कहीं कहीं पानी निकलता है, उसे मरु उद्यान कहते हैं। मरुभूमि में लोग ऊंट की सवारी करते हैं, इसीलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा गया है। नंबर 2, कच्छ के 3 बड़े शहर। तो हम देखेंगे कि कच्छ के कौन से 3 बड़े शहर हैं। मांडवी पहला शहर। तो आपको चित्र में दिखाई देने वाला जो चित्र है वो मांडवी शहर का है। मांडवी अत्यंत सुंदर बंदरगाह है। यह बड़ा प्राचीन नगर है। यहाँ राजमहल, पवन चक्कियां तथा समुद्र तट दर्शनीय है। दूसरा शहर है भुज। विद्यार्थी मित्रों, ये रहा भुज का चित्र। तो यहाँ बहुत सारे नगर में मकान दिखाई देते हैं। तो भुज एक बड़ा नगर है। तो भुज के बारे में जानते हैं।
भुज वैभवशाली नगर है। यहाँ आईना महल, प्राग महल, हिल गार्डन, स्वामीनारायण मंदिर, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़ आदि दर्शनीय स्थान पाए जाते हैं। कच्छ का तीसरा बड़ा शहर मुंद्रा। तो विद्यार्थी मित्रों, आप देख सकते हो कि मुंद्रा ज्यादातर औद्योगिक कारखाने से जाना जाता है। तो आए मुंद्रा के बारे में हम कुछ जानें। मुंद्रा में अनेक उद्योगों का विकास हुआ है। यहाँ कई प्राचीन इमारतें भी हैं। अब हम चलते हैं अभ्यास के अगले मुद्दे पर। मुद्दा नंबर 3, कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल। तो पहला धार्मिक स्थल है भद्रेश्वर। भद्रेश्वर प्राचीन जैन यात्रा धाम है। यहाँ संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना ये यात्रा धाम है। लेकिन भूकंप के कारण ये जैन यात्रा धाम खंडित हो चुका था, जो अब उसे आधुनिक ढांचे से एक नया रूप दिया गया है, जो आपको इस चित्र में दिखाई देता है। ये है भद्रेश्वर का जैन यात्रा धाम। अगले धार्मिक स्थल पर चलते हैं। तो नारायण सरोवर दिखाई देगा, कोटेश्वर महादेव का मंदिर दिखाई देगा और स्वामीनारायण मंदिर भी दिखाई देगा। तो पहले देखते हैं नारायण सरोवर और कोटेश्वर मंदिर के बारे में। नारायण सरोवर प्राचीन धार्मिक स्थान है और पवित्र स्थान है। यह रामायण काल का माना जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस पिक्चर में आपको नारायण सरोवर दिखाई देगा और साथ में जो नारायण सरोवर के किनारे जो आपको मंदिर दिखाई देता है वो कोटेश्वर मंदिर है। अब देखते हैं स्वामीनारायण मंदिर के बारे में। तो स्वामीनारायण मंदिर भुज में एक प्रसिद्ध स्वामीनारायण मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो आपको इस चित्र में दिखाई देगा कि स्वामीनारायण भगवान का मंदिर कितना बड़ा है और कितना अच्छा है। अगले धार्मिक स्थल पर चलते हैं, जहां हमें हाजीपीर और गुरुद्वारा के बारे में जानकारी मिलेगी। तो हाजीपीर मुसलमानों का श्रद्धा का केंद्र है। हाजीपीर एक दरगाह है जो आपको चित्र में दिखाई पड़ती है। लखपत में सिखों का गुरुद्वारा है। यहाँ पे गुरु नानक जी की चरण रज पड़ी थी और इसी स्थान पर गुरुद्वारा बनाया गया है, जो आपको इस चित्र में दिखाई पड़ता है। तो ये गुरुद्वारा है। अगले धार्मिक स्थल की ओर बढ़ते हैं, तो जहां हमें माता का मठ और जेसल तोरल की समाधि के दर्शन होंगे। तो आए इसके बारे में भी जाने। लखपत के रास्ते में माता का मठ नामक धार्मिक स्थान है। यहाँ नवरात्रि के पर्व पर श्रद्धालु पद यात्रा करके आते हैं। जेसल तोरल के बारे में जाने तो अंजार में जेसल तोरल की स्मृति में बना मंदिर दर्शनीय दिखाई देता है। तो इस चित्र से हमें पता चलेगा कि ये जो चित्र है वो जेसल तोरल की समाधि का समाधि पे जो बना एक मंदिर का चित्र है। तो इस तरह से कच्छ में जो धार्मिक स्थल है उसके बारे में हमने जाना। अब हम चलते हैं अभ्यास के अगले प्रश्न की ओर, जहां पे हम कच्छ के ऐतिहासिक स्थल के बारे में जानेंगे। पहला ऐतिहासिक स्थल है मोहनजोदड़ो। सामख्याली के उत्तर में धोलावीरा एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ भारत की अति प्राचीन मोहनजोदड़ो संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। अगला ऐतिहासिक स्थल है लखपत का गुरुद्वारा। लखपत गुरु नानक की स्मृति से जुड़ा प्राचीन स्थल है। किसी समय यह एक समृद्ध नगर था। यहाँ का किला पुराने इतिहास की याद दिलाता है। अगले ऐतिहासिक स्थल हमें भुज में मिलेंगे। भुज में कई सारे ऐतिहासिक स्थल पाए जाते हैं, जैसे कि आईना महल, प्राग महल। अगले ऐतिहासिक स्थल है नारायण सरोवर और कोटेश्वर मंदिर।
नारायण सरोवर और कोटेश्वर मंदिर भी अति प्राचीन दर्शनीय स्थल है। ये सारे स्थल कच्छ के ऐतिहासिक स्थलों में स्थान प्राप्त करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अभ्यास का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है, आप अपनी पाठशाला में से किसी यात्रा पर गए हो तो उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। यहाँ पे एक दिन की यात्रा का वर्णन किया गया है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे जो आपको चित्र दिखाई देता है वो है विठल भाई पटेल भवन, यानी कि हमारे गुजरात का विधानसभा गृह है। और एक दिन की यात्रा यहाँ से शुरू होती है। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, हम देखते हैं यात्रा का वर्णन। विद्यार्थी मित्रों, हमारी पाठशाला यानी कि इंग्लिश टीचिंग स्कूल में से एक दिन के प्रवास का आयोजन किया गया था। उसमें मैं अपने मित्रों के साथ उस प्रवास में गया था। हमारी बस में हमारे वर्ग शिक्षक हमारे साथ थे। हमारी बस सुबह की 7:30 बजे से निकलकर एक्सप्रेस रोड से हम गांधीनगर की ओर बढ़े। बस में हमने हमारे शिक्षक के साथ अच्छे से नाश्ता किया, साथ साथ प्रवास के बारे में भी जाने। हम गांधीनगर में पहले विधानसभा गृह देखने वाले थे। हमने वहां पहुंचकर विधानसभा गृह में प्रवेश किया। सभागृह में जाकर हमने हमारे राज्य के नेता को चर्चा करते हुए देखा। और एक विद्यार्थी तो आपके समक्ष चित्र है गांधीनगर अक्षरधाम का, जो एक स्वामीनारायण भगवान का मंदिर माना जाता है और एक दर्शनीय स्थल भी है। विधानसभा में से बाहर निकलकर हमने दोपहर का भोजन लिया और बहुत कुछ खाया। विधानसभा से आगे की यात्रा अक्षरधाम की थी। अक्षरधाम पहुंचकर हमने अंदर प्रवेश किया। अक्षरधाम के दर्शन करके हम सब फाउंटेन की शो की तरफ गए। वहां हमने फाउंटेन शो देखा। देखकर बड़ा मजा आया। ऐसा अनुभव पहली बार हुआ। ये प्रवास की सारी स्मृतियां लेकर हम अपने घर की ओर निकल पड़े। अभ्यास का अगला प्रश्न है, आपने की हुई किसी यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्रों को पत्र लिखिए। 14 संत कृपा सोसाइटी, धर्मनगर, बड़ौदा 380007, 20 जनवरी 2020। प्रिय मित्र मोहन, सप्रेम नमस्कार। आज सुबह ही तुम्हारा पत्र मिला। यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारी माताजी अब पूरी तरह स्वस्थ हो गई है। हम 5 दिन पहले ही राजस्थान के लिए गए थे। एक दिन पहले ही लौटे हैं। हमने पहले राजस्थान के उदयपुर शहर को देखा। राजस्थान में प्रसिद्ध और दर्शनीय स्थल के बारे में जाना। राजस्थान की पोशाक और वहाँ का खाना पीना एक अलग सा मजा है। वहाँ खाने में दाल बाटी मशहूर है। राजस्थान अपनी भाषा के लिए भी मशहूर है। राजस्थान दो हिस्सों में जान पड़ता है, एक मारवाड़ और दूसरा मेवाड़। मारवाड़ की भूमि पहाड़ों से बनी हुई है, तो मेवाड़ की भूमि मैदान से जुड़ी हुई है। मित्र, राजस्थान के बारे में मैं और क्या कहूँ। एक तो वहां जाने से ही पता चलता है कि राजस्थान कितना अच्छा प्रदेश है। अपने माता पिता को मेरा वंदन करना। तुम्हारा मित्र आशीष। अभ्यास का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। दिए गए शब्द
मिले ऐसी पहेलिया का निर्माण कीजिए। पहेलिया कुछ इस प्रकार है। आकाश में रहता हूँ, दिन भर नहीं सोता हूँ, चांद आए तो निकल आता हूँ, सूरज दादा आए तो छिप जाता हूँ, बोलो मेरा नाम क्या है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस पहेली का जवाब है सितारा। दूसरी पहेली है, गणपति जैसा दिखता हूँ, नाक जो है मेरा लंबा है, शरीर से मैं मोटा, पैरों से मैं लंबा हूँ, शुद्ध शाकाहारी हूँ, जंगल में रहता हूँ, सोचो मैं कौन हूँ। तो उसका जवाब है हाथी। अगली पहेली देखें तो, मेरे आगे अंधेरा नहीं टिक पाता, मेरे साथ है मेरे दो साथी, तेल और बाती। जवाब है चिराग। अगली पहेली है, ज्ञान का मंदिर मैं हूँ, सरस्वती का घर हूँ, आओगे मेरे घर पाओगे विद्याधर। जवाब है पाठशाला। तो इस प्रकार यहाँ पे पहेलिया का निर्माण हुआ है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा के बाद अब हम देखेंगे स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा के बारे में। तो पहला प्रश्न स्वाध्याय का ये रहा। प्रश्न नंबर 1, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा किस प्रकार शब्दकोश के क्रम में शब्द लिखे जाते हैं। यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक के जो शब्द है वो आपको देखने पड़ेंगे। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली आंसर लिखा है, यानी कि जवाब लिखा है। तो पहला शब्द अभिवादन है, दूसरा शब्द है अभ्यास, तीसरा शब्द चिराग, चौथा क्रम पे आएगा प्रगति, पांचवा शब्द है महकना, छठा शब्द इस प्रकार क्रम में है विनय, सातवां शब्द है शायर, और उसके बाद जो शब्द आएगा वो है संग्राम, दूसरा शब्द आएगा संध्या, और संध्या के बाद क्रम में आएगा हमदर्द। इस प्रकार शब्दकोश के क्रम में हमने शब्द लिखे हैं। स्वाध्याय का अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 2, प्रशासकीय शब्दों की वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला शब्द है अधीक्षक। तो इस शब्द का वाक्य में प्रयोग इस तरह बनेगा। नंबर 1, मैं कचहरी में जाकर अधीक्षक को मिला। दूसरा शब्द है प्रभाग। इस शब्द का वाक्य में प्रयोग करें तो, आज टैक्स के प्रभाग में काफी हलचल थी। तीसरा शब्द है वरिष्ठ। वरिष्ठ शब्द का वाक्य में प्रयोग इस तरह से बनेगा, बहुत सारे संतों में वरिष्ठ संत भी थे। शब्द नंबर 4, कनिष्ठ। कनिष्ठ का वाक्य इस प्रकार बनेगा, मुझसे मेरे 2 भाई कनिष्ठ है। पांचवा शब्द है सचिव। सचिव का इस तरह वाक्य बनेगा, सचिव ने प्रधानमंत्री को फोन किया। इस तरह प्रशासकीय शब्दों के वाक्यों में प्रयोग हमने किए। स्वाध्याय का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो विशेषण शब्द कुछ इस प्रकार है। पहला शब्द है दयावान। दयावान शब्द का वाक्यों में प्रयोग इस तरह से होगा, राजा बहुत दयावान था। शब्द नंबर 2, मूल्यवान। समय सबसे मूल्यवान है। शब्द नंबर 3, कृपालु। भगवान कृपालु है। शब्द नंबर 4, थोड़ा सा।
इस शब्द का वाक्य इस प्रकार बनेगा, मोहन को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। पांचवा शब्द है अच्छा, वो आदमी अच्छा था। छठा शब्द है सुंदर, सुंदर का वाक्य का इस प्रकार प्रयोग होगा, प्रकृति सुंदर है। और प्रिय शब्द, प्रिय शब्द का वाक्य में प्रयोग इस तरह से होगा, मुझे शांति प्रिय है। तो विद्यार्थी मित्रों, विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग इस तरह से होता है। स्वाध्याय का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, दिए गए परिच्छेद को हिंदी में अनुवाद कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, आपको यहाँ पे गुजराती का एक पैराग्राफ दिया गया है, उस पैराग्राफ को आपको हिंदी में अनुवाद करना है। तो गुजराती का पैराग्राफ कुछ इस प्रकार है, હિરણ નદીની પશ્ચિમ બાજુએ સૂરજદાદા વિદાય લઈ રહ્યા હતા. સંધ્યા ટાણે પંખીઓના ટોળા પોતાના માળા ભણી ઉડી રહ્યા હતા. ભેંસોનું ખાડું અને ગાયોના ધણ પોતાના માલિકના ઘર તરફ પડી રહ્યા હતા. ત્યારે ઝરમર ઝરમર વર્ષાની શરૂઆત થઈ. સૌ અસહ્ય ગરમીની પીડામાંથી મુક્તિનો આનંદ લઈ રહ્યા હતા. માત્ર માનવ જ નહીં, પશુ પક્ષી અને જીવજંતુ પણ साता अनुभव लगे। तो विद्यार्थी मित्रों, इस पैराग्राफ को जो गुजराती में दिया गया है उससे आपको हिंदी में अनुवाद करना है। तो इस प्रकार होगा, हिरण नदी की पश्चिम की तरफ सूरज दादा विदाई ले रहे थे। संध्या के समय पक्षियों की टोलियां अपने घोंसलों की ओर उड़ रही थी। भैंसों का झुंड और गायों का समूह अपने मालिक के घर की तरफ लौट रहे थे। उस समय रिमझिम वर्षा शुरू हुई। लोग असह्य गर्मी की पीड़ा से मुक्ति का आनंद ले रहे थे। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों और जीव जंतु भी शांति का अनुभव करने लगे। तो इस तरह गुजराती में से हिंदी में अनुवाद होता है। स्वाध्याय का अगला प्रश्न है प्रश्न 7, अपूर्ण कहानी को पूर्ण कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, आपको टेक्स्ट बुक में अपूर्ण कहानी दी गई है, यानी कि अधूरी कहानी है, उसे हमें पूरी करनी है। तो कहानी पूर्ण इस तरह से की गई है। एक गांव था, उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उनके 2 बेटे थे, बड़े का नाम रामू और छोटे का नाम लखन था। रामू को खेलकूद का शौक था, उसे निशानेबाजी में बहुत रुचि थी। बड़ा होकर वह भारतीय सेना में भर्ती हो गया। छोटे बेटे लखन को खेती-बाड़ी का शौक था, उसने खेती की जिम्मेदारी संभाली और एक समृद्ध किसान बन गया। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। रामू ने बड़ी बहादुरी दिखाई, उसने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। लड़ाई खत्म होने पर सरकार ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। सेना में उसे ऊंचा पद दिया गया। अब किसान बहुत खुश है। उसके बेटों ने जय जवान जय किसान का नारा सार्थक कर दिखाया। विद्यार्थी मित्रों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसलिए मैं आप सब विद्यार्थी मित्रों का धन्यवाद करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और मेरी YouTube चैनल यानी कि प्रमुख स्टडी YouTube चैनल को प्लीज इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो विद्यार्थी मित्रों, एक और नए वीडियो के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए आप सब स्टे होम, सेफ होम रहे।